नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट और हमारे आज जो खास मेहमान हैं वो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, एजीपी, संयोजक, पुलिस संयुक्त परिवार के। बहुत बहुत स्वागत है दीवान साहब आपका। जी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में अब नए नए कारनामे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में तो आपने बहुत सारे कारनामे आपने सुने, कहीं मुर्दे जो है बोल रहे हैं, कहीं भैंसों का आधार कार्ड मांगा जा रहा है, कहीं किसी मुर्दे से अंगूठे लगवाए जा रहे हैं। हर जिले से कहीं ना कहीं एक नया कारनामा जो है पुलिस के द्वारा आता था या कहीं पुलिस के अंदर आता था। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ में नया कारनामा आया है वाकई काबिले तारीफ, और लगता है कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक को इस कार्यवाही पर जो उन्होंने कार्यवाही की है उस पर कम से कम भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए, और अगर भारत रत्न नहीं तो कम से कम छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, शासन द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। ये गुंडा जो शराब पीता है, हंगामा करता है और ठीक थाने के सामने वो न्याय का मंदिर जिसे कहा जाता है कि इंसाफ मांगने के लिए लोग वहां जाते हैं, अश्लील गाने बजाता है। पुलिस वाले अगर रोकते हैं तो फिर उन्हीं के साथ मारपीट करता है और कहता है कि हमसे बड़ा कोई गुंडा है क्या, हमसे बड़ा कोई बदमाश हो गया क्या, हम ही सब कुछ हैं। क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस नहीं है। हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तुम रोकने वाले होते कौन। और इस पर मुहर लगा देते हैं जिले के एसपी साहब, बिना जांच के, बिना पड़ताल के। पुलिस अधीक्षक महोदय उन्हीं अपने पीड़ित पुलिस कर्मियों को धकेल देते हैं और कार्यवाही कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। इससे ज्यादा शर्मसार क्या हो सकता है। इसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष का भी बयान आया। एक ऐसा नेता, इसको बचाने के लिए भाजपा का जिलाध्यक्ष भी उतर रहा है, लेकिन अगर यही आवाज और ऊपर तक गई तो वो सस्पेंड भी हो सकता है, भाजपा से निकाला भी जा सकता है। और फिर आपने सस्पेंड क्यों पुलिस कर्मियों को किया? आप सस्पेंड करने की बजाय सीधे जेल भेज देते ताकि मामला अदालत में जाता। अदालत में जाता तो जांच होती, सबूत मांगे जाते और फिर कार्यवाही होती। फिर देखते भी बनता कि पुलिस अधीक्षक साहब, आईपीएस अग्रवाल साहब आए हैं बलौदा बाजार में, तब से आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। लगातार आप जो है पुलिस को अगर हैंड फ्री नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आप कुछ दिन करके तो देखिए। भाजपा वालों, आपके नेताओं पर जब बन पड़ी है तो अब आप पुलिस का भी सहारा ले रहे हैं। अपने ही अधिकारियों का प्रमोशन ऐसी जगह पर करते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें और जैसी चाहें वैसी मनमानी कार्रवाई आप करवा सकें। तो इसी को लेकर के आज उज्जवल दीवान साहब से भी जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में ऐसे नमूने और ऐसे कारनामे क्या शुरू हो गए हैं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बहुत बेहतर सरकार है, बड़ी संस्कारों वाली सरकार है, बड़े रीति रिवाजों वाली सरकार है, सनातन की सरकार है और सरकार और संविधान में तो इतना विश्वास है, पूछिए मत जनाब। तो दीवान साहब, क्या आपको लगता है कि जो इस केस में हुआ है, मीडिया के सामने है, जांच सब कुछ सामने है, एक छोटे सिपाही की कोई मजाल है? जिस तरह से वो मोनू वर्मा जी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं खड़ा था, पुलिस वाले आए और बदतमीजी करने लगे, मारपीट करने लगे। मतलब केवल यही बाकी रह गया कि कहीं एनकाउंटर नहीं कर दिया मोनू वर्मा का। क्या ऐसा भी पुलिस करती है कि कोई खड़ा है अपने ऑफिस के बाहर और वहां सीसीटीवी कैमरे ना हो? अभी तक आखिर फिर कैमरों के फुटेज क्यों नहीं आई? क्योंकि उत्तर तो ये आ रहे हैं कि जनाब पीकर के पड़े हुए थे, शराबी हैं और इतने अच्छे हैं कि अश्लील गाने बजा रहे थे, क्योंकि शराब पीने के बाद में मौज मस्ती भी तो चाहिए, अप्सराओं का नाच। जी दीवान साहब। सर, इसमें तो एकदम स्पष्ट बात है कि जिन पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है तो इसके लिए एक मेरे को जो एकदम क्लियर लाइन जो दिख रही है, अभी छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग लिस्ट आने वाली है और कई जिलों के एसपी बदलने वाले हैं कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन में, ऐसा सुगबुगाहट चल रहा है। तो हर अधिकारी चाहता है कि मुझे छोटी जगह से बड़ी जिले दिए जाएं और कोई नहीं चाहता कि सत्तारूढ़ पार्टी का जो चहेता बना हुआ है वो वहां से उसकी नजरों से गिर जाए। तो 10 नंबर लेने के चक्कर में, अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में थाना प्रभारी और
जो 2 सिपाही है उनको सस्पेंड कर दिया गया, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। जो मेरे को मेरी समझ है, इतने साल में मैंने जो पुलिस विभाग को नजदीक से देखा है, ये मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी बात थी, मोनू वर्मा जी स्वयं अपने मुंह से बोले कि मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। और जब वो बोल रहे कि मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, तो फिर पुलिस वाले उसको हाथ कैसे लगा सकते हैं? ये तो सोचने की बात है ना सर, आप वीडियो देखे होंगे उस पर। तो स्पष्ट है कि जो वहां पर इतने दबंगई से और इतने पावरफुल रूप से काम कर रहा है पलारी क्षेत्र में, वहां पे नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका दबदबा भी होगा वहां पर उनके प्रशंसक भी होंगे, समर्थक भी होंगे। तो पुलिस इतने सालों में जब उनसे नहीं भिड़ी कभी, तो इस बार क्यों भिड़ेगी? शिकायत आई पुलिस के पास में, स्पष्ट कहा जा रहा है कि महिलाओं के द्वारा शिकायत की गई थी, वहां महिलाएं पूजा कर रही थी मंदिर में। उसके बाद में फिर वो सब चीजें सामने आई, उनको मना करने के लिए गए। मोनू वर्मा खुद सिपाही को मार रहे थे और खुद गिर गए मारते मारते, और उसके बाद में फिर ये हंगामा चालू कर दिए। थाने का सीसीटीवी फुटेज तो आप देख ही रहे होंगे, जहां पे वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं, मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। और अब तो विडंबना ये हो गई कि सिपाही मार भी खाए और सस्पेंड भी हो जाए। तो गली गली में वैसे भी छत्तीसगढ़ में सिपाही मार खा रहे थे, 112 में अकेले चलते हैं, 112 की गाड़ी जाती है, अपराधी उनके ऊपर हमला कर दे रहे हैं, और कहीं कुछ काम के लिए जा रहे हैं उनके ऊपर हमला हो जा रहा है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस जा रही है हमला हो जा रहा है। हर जगह तो पुलिस वाले मार खा ही रहे हैं। लेकिन चलिए, अभी तक तो ऐसा था कि मार खाने के बाद थोड़ा सा सम्मान बचा रहता था, अधिकारी थोड़ा कहीं पक्ष ले लेते थे, ऐसी स्थितियां बनती थी। अब मार खा के आने के बाद भी सस्पेंड हो जा रहे हैं। यही है विष्णु का सुशासन। छत्तीसगढ़ में भाजपा की शासन में जो बोल रहे हैं हमारा सुशासन होगा। और परसों की घटना है, परसों एक कुख्यात अपराधी को छत्तीसगढ़ पुलिस में भिलाई में एनकाउंटर करके मारा गया। मैं पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि अपराधी का एनकाउंटर किया पुलिस विभाग ने, और सभी उसमें वाहवाही लेने के लिए आए, सभी पीठ थपथपाए, और जितने अधिकारी थे सबने अपनी अपनी मतलब अपना अपना बताया कि हमारे मार्गदर्शन और इसमें ये चीजें हुई। गृह मंत्री जी का भी बयान आया शायद उसमें, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि प्रशासन के कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी हैं, थाना प्रभारी और वो दोनों सिपाही, तो पुलिस प्रशासन ने तो तत्परता दिखाते हुए उन दोनों को सस्पेंड, उन तीनों को सस्पेंड कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहूंगा कि शासन की बारी आई है, शासन भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, और जिस नेता के ऊपर, जिस मोनू वर्मा जो नेता हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उस आरोप के आधार पे अब उन्हें भी पार्टी से सस्पेंड किया जाए। बीजेपी से सस्पेंड करो, और वो जो नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं या नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं, जो भी हैं, वो तो अप्रत्यक्ष बने हैं, पार्षद बने हैं, और पार्षदों को चुनकर, पार्षदों से प्रतिनिधि निकालकर अध्यक्ष बनाया गया है। उनको हटाया जाए और उनकी जगह किसी दूसरे को बनाया जाए। जैसे यहाँ पे थाना प्रभारी को हटाकर दूसरा थाना प्रभारी बैठाया गया है, उदाहरण प्रस्तुत करे बीजेपी। अब तो टाइम आ गया है। और उसके बाद जो मैं इसके बीच में आपको रोकना चाहूंगा। तो सवाल फिर वहीं से खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये अधिकारी बेचारे अपनी लड़ाई लड़ते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जनता भी खुश, नेता भी खुश, अधिकारी भी खुश। हमने देखिए आपकी चापलूसी में कितना काम कर दिया। बस हमको अपनी जगह बने रहने दीजिए, हम बहुत अच्छे से चाटते हैं। इसका उदाहरण जो है किसी से अगर लेना हो तो बड़े अधिकारियों से बेहतर उदाहरण कहाँ हो सकते हैं। सरकार किसी की भी हो, चाटना जो है वो बड़े अधिकारियों को इतने अच्छे से आता है, बाकी कुछ न कर पाए। लेकिन चाटने के अलावा और इनको कुछ आता भी नहीं है, अगर ये भी कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन अब इसमें मैं छोटा सा आपसे चाहता हूं कि आप रहे हैं पुलिस के अंदर, जब कोई अधिकारी सस्पेंड होता है तो सस्पेंड क्यों किया जाता है? क्योंकि सस्पेंड अगर होगा तो वो अधिकारियों के ही जांच बैठेगी, अधिकारी ही उस पर फैसला लेंगे। अगर उसी पुलिसकर्मी को अगर जेल भेज दिया जाए तो वो मामला अदालत में जाएगा, अदालत में जांच और जो चीजें हैं वो मुझे लगता है कि फिर एक तरह से अदालती हो जाएंगी। फिर उसमें न तो नेता बच पाएगा, न तो जो है कोई अगर पुलिसकर्मी है न तो वो बच पाएगा। लेकिन ये जो जांच होती है उसमें कभी कभी क्या है कि दोषी पुलिसकर्मियों को भी बचा लिया जाता है, और कभी कभी निर्दोष पुलिसकर्मियों को अपने जो है स्वार्थ के लिए या सामने वाले को खुश करने के लिए भेंट चढ़ा दिया जाता है। तो क्या ये संभव है? सस्पेंशन में और इसमें जेल भेजने में क्या अंतर है, और क्यों भेजे जाते हैं ये, क्यों जेल नहीं भेजे जाते हैं, क्यों केवल सस्पेंड ही कर दिए जाते हैं? आपको सामने लग रहा है अगर अपराधी हैं, या तो जांच बिठा करके सस्पेंड करिए, तो कम से कम समझ में आएगा कि आपने जांच करवाई, आपने कुछ सुनवाई करी।
अगर आप नहीं कर सकते, या तो आप सस्पेंड करने के साथ सामने वाले को भी आप जेल भेज देते, आप कहते कि नहीं इनका मामला अदालत में होगा, इनका मामला हम करेंगे, तो फिर कम से कम एक व्यक्ति का अदालत में तो जाए, जज साहब भी तो जाने कि एसपी साहब की जांच कितनी निष्पक्ष है और कितनी अच्छी है, कितनी जल्दी जल्दी सस्पेंड कर देते हैं, क्या इतनी जल्दी करना चाहिए, ताकि दूसरे जो उच्च अधिकारी हैं वो जिस तरह से सस्पेंड करते हैं अधिकारियों को, छोटे अधिकारियों को, क्योंकि अपनी वर्दी बचाने के लिए तो दूसरों की वर्दी छीननी पड़ेगी, उतारनी पड़ेगी, उतारते हैं, नहीं पीछे हटते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इनके मामले जो सस्पेंड होते हैं पुलिसकर्मी, क्या उनके मामले अदालत तक पहुंच पाते हैं या उससे पहले दम तोड़ देते हैं? कभी उनको बहाल कर दिया जाता है, 2-3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया, उसके बाद फिर बहाल कर देते हैं अधिकारी। ये मामले अदालत तक पहुंचते भी हैं या नहीं पहुंचते? जी नहीं सर, इसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो एक तरफा कार्रवाई करके सस्पेंड कर दिया जाता है, ये बहुत गलत है, क्योंकि इससे पूरे जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्हें सस्पेंड किया जाता है, ज्यादातर सस्पेंड कौन होता है? थाना प्रभारी से लेके सिपाही तक के, सब इंस्पेक्टर, टीआई, यही सब सस्पेंड होते हैं, सिपाही, हवलदार। तो इनका सर एक तरफा मोरल डाउन होता है। जो आदमी ग्राउंड में काम करता रहता है, आप उसको उसका पक्ष जाने बिना, उसका पक्ष सुने बिना एक तरफा कार्रवाई करके आपने अपनी वाहवाही लेने के लिए, जो आपने एक शब्द का उपयोग किया था, चाटुकारिता दिखाने के लिए, आप तो सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन जो काम करने वाला है उसका मोरल डाउन होता है, उसके साथ जो उसको देखने वाले हैं, जो उसके सहकर्मी हैं, उन सबका मोरल डाउन होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सर, अच्छे से काम कर रहे जवान और आप उसका पक्ष नहीं सुन रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं आपका वो दिखाता है कि आप उस बड़े ऊंचे पद में बैठने के बाद भी आपके अंदर वो गुण नहीं है जहां पर आप वहां पर बैठने के लायक हो। मैं आपको इसीलिए बोलना चाह रहा हूं कि जो जांच के नाम पे अब इन्हें 2 महीने 3 महीने सस्पेंड रखेंगे, जो आपने बोला, अब 2-3 महीने बाद जांच में ये इस प्रकरण में तो सर कुछ है ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज थाने का दिख रहा है, बाहर का भी दिख रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, पुलिस के पास तो प्रूफ ही प्रूफ है। तो इस प्रकरण में अब जिनको सस्पेंड कर दिया, वो जीवन भर उसके मन में कचोटेगा, मलाल रहेगा कि मैं गलत नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर गलत कार्रवाई हो गई। माननीय न्यायालय में मामला जाता है, बहुत कम मामले जा पाते हैं, लेकिन 99% जो मामले न्यायालय में जाते हैं उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि कर्मचारी ही जीतते हैं। क्योंकि कर्मचारियों के जीतने का कारण यह है कि उनके पास सारे पर्याप्त साधन संसाधन होते हैं, सारे सबूत होते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि असिद्ध अप्रमाणित मामले में भी हमारे विभाग के अधिकारी सजा दे देते हैं। तो आप इनके मतलब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का ये सोच रखते होंगे। जो मामले प्रमाणित नहीं होते उसमें भी सजा देने से ये नहीं चूकते हैं। आप जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां से आप न्याय ले लीजिए, तो आपके विभागीय जांच करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा फैना काट दीजिए, 155 का जो कटता है, सीधे आदमी न्यायालय चले जाए, न्यायालय से केस लड़ ले, केस जीत जाए। आपके जांच की हमको जरूरत ही नहीं है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि ऐसी जांच से अच्छा है कि जांच ना हो, माननीय न्यायालय ही सीधे निर्णय ले ले। क्योंकि जांच के नाम पे कर्मचारियों का जो शोषण किया जाता है और जो उनको परेशान किया जाता है, ये बहुत गलत है सर। मैं वही जो बताना चाह कानून रहा आए हैं, जो बीएनएस और वीएनएस जो नया आया है, भारतीय न्याय संहिता, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने पढ़ा है और इसमें कितनी राहत है उन पुलिस कर्मियों को, जिन संयुक्त पुलिस परिवार की जो आप बात करते हैं। वास्तविक में एक बहुत बड़ा तबका जो अभी तक शोषित और वंचित रहा है, अगर ये कहा जाए तो ये ठीक होगा, क्योंकि 75 सालों में उनका केवल शोषण हुआ है और वो एक तरह से, पूरी तरह से, जैसे एक समाज में शोषित और वंचित की लड़ाई जो है लड़ी जा रही थी, एक वैसे ही पुलिस के अंदर भी ये शोषित और वंचित ही हैं। इनका जो ग्राफ है, जो तबका है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन ये फिर भी इनके ऊपर जो राज कर रहे हैं वो 5-10% ही हैं, जिनके कंट्रोल में इनकी बागडोर है। ये चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते हैं। कानून भी बड़े बड़े आए चले गए, लेकिन कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। जी सर, बीएनएस को तो मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन जो मैं भी चर्चाएं होती हैं वकील साहबों से होती हैं और हमारे स्टाफ से होती है, हमारे अधिकारियों से होती है, तो उसमें स्पष्ट है कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, धाराएं कम की गई हैं, कुछ चीजों में थोड़ी सी राहत दी गई है और कुछ चीजों में थोड़ा बढ़ाया गया है। बाकी बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, धाराएं ही बदली है और कुछ थोड़े हल्के फुल्के चेंजेस हैं। इसके अलावा जो राहत की बात है सर, तो पुलिस विभाग में जो कर्मचारियों को और उनके परिजनों को जो राहत मिलना चाहिए,
वो अभी भी नहीं मिल पा रहा है, जो पुराने समय से चला आ रहा था, और आगे भी नहीं मिल पाएगा अगर जब तक ये संगठित नहीं होंगे। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस मामले में जो हमारे विभाग के लोग हैं, नीचे तबके के सिपाही से लेके थानेदार स्तर के जो हैं, वो हमारा साहब जो चिल्लाते हैं, वो साहब देखिए कैसा विकेट गिराते हैं इनका। और मैं पहले भी बोला हूं, अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए, बहुत जल्दी आज उनकी बारी है, कल किसी और की होगी, परसों आपकी 100% होगी, और ये बारी का इंतजार ही कर रहे हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता थाने का घेराव कर लिए, मैं खुद संयुक्त पुलिस परिवार का संयोजक हूँ, आजाद जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरे पास भी संयुक्त पुलिस परिवार के लोग हैं, मेरे पास भी 80,000 लाख लोग हैं जिनके परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको लेके बलौदा बाजार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव कर देता हूं। मैं रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय का घेराव कर देता हूं कि इसको सस्पेंड करो, ये आपका नेता है, ये गलत कर रहा है। तो फिर मेरे पास भी मैन पावर है सर, हम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, और हमारे लोगों से हम बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से ही निवेदन करना हमने सीखा है और उसी पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर जब पानी सर के ऊपर जाएगा तो ये ना सोचे कि संयुक्त पुलिस परिवार शांत रहेगा। संयुक्त पुलिस परिवार के पास भी पावर है और संयुक्त पुलिस परिवार के पास मैन पावर है। ये चीज भूपेश बघेल ने बहुत अच्छे से देखी, और भूपेश बघेल जब चुनाव हारने के बाद में जब कांग्रेस की सत्ता गई तो वो तो मंच से बोले कि आप लोगों ने तो हमको वोट ही नहीं दिया इसलिए हम हार गए। तो ये चीजें तो जग जाहिर हैं। 2018 में भी संयुक्त पुलिस परिवार से भारतीय जनता पार्टी ने मांगों को जो ठुकराकर हमारे सदस्यों को जेल भेजा था, उसमें हम भी पीड़ित थे। हमको जेल ना भेज के इन्होंने अंदर जंगल भेज दिया था, अलग बात थी। लेकिन 2018 के चुनाव आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पे सिमट गई, वहां पे भी संयुक्त पुलिस परिवार ने अपना पावर दिखाया। और उसके बाद 2023 में कांग्रेस ने संयुक्त पुलिस परिवार के सदस्यों का शोषण किया, उनके साथ मारपीट की, फर्जी FIR करके जेल भेजे, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी गिर गई। तो ये ना सोचे कि संयुक्त पुलिस परिवार अगर मार्केट में नहीं दिख रहा, सड़कों पे नहीं उतर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शांत हैं। लेकिन जिस दिन सड़क पे उतरते हैं तो फिर इनको पता है कि हमारी ताकत क्या है, और ये संभाल भी नहीं पाते हैं। तो इन चीजों को इनको समझना पड़ेगा सर। और अच्छा, एक और सब मेरा सवाल है। जी 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 जी, अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट बोल रहा हूं कि मोनू वर्मा के ऊपर कार्रवाई कीजिए। पुलिस प्रशासन ने अपने कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर दी, अब भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने नेता के ऊपर कार्रवाई करे। जी, मतलब निष्पक्ष कार्यवाही नहीं है, ये एक पक्षीय कार्यवाही है, और जो केवल खुश करने के लिए की गई है, साफ दिख रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये जो सस्पेंशन जो होता है, जो सस्पेंड किए जाते हैं पुलिसकर्मी, इनका क्या होता है इस दौरान? लगभग कितने जो है महीने का इनको जो है ये सस्पेंड किया जाता है? जांच किस तरह से चलती है? इस दौरान इनको वेतन वगैरह कैसे दिया जाता है? और क्या इनको सपोर्ट किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। फिर इनकी बहाली कैसे होती है? क्योंकि इसके लिए कोई अलग से कोई इनको मूल्य चुकाना पड़ता है, इस चीज के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, या फिर इनको कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, एक लंबा उनको वनवास काटना पड़ता है, तो ऐसा भी होता है क्या? और मैं ये सारी चीजें आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि सस्पेंड क्यों कर दिया जाता है, आखिर सस्पेंड होने के बाद उन अधिकारियों का क्या होता है? उनको जेल भेज दिया जाता है या नहीं भेजा जाता है? इस दौरान वो क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं, उनके अधिकार क्षेत्र क्या रहते हैं? सैलरी, वेतन वगैरह कुछ दिया जाता है ताकि उनका घर वर जो है चल सके? क्या होता है, कोई व्यक्ति पहले महीने आया, भर्ती हुआ, और मान लीजिए 15 दिन के बाद वो सस्पेंड हो गया या 1 महीने के बाद में हो गया, उसको वेतन नहीं मिलेगा, और मान लीजिए 6 महीने तक वो सस्पेंड रहा, तो उस 6 महीने के दौरान वो क्या काम करेगा, क्या नहीं? अगर वो आजीविका अगर उसकी निर्भर हो सिर्फ वेतन पर, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? क्या उसके अधिकार हैं? जी बिल्कुल सर, देखिए जो निलंबन की प्रक्रिया होती है, सस्पेंशन की जो प्रक्रिया होती है, ये सीधे सीधे कर्मचारियों को तोड़ के रख देती है। सस्पेंशन में सबसे पहली बात तो जैसे ही सस्पेंड होते हैं तो इनकी तनख्वाह 50% कर दी जाती है। अब जो आदमी मान लीजिए 30,000 की सैलरी में काम कर रहा है, तो वो सीधे सीधे 15,000 रुपए उसको मिलेंगे, तो उसका पूरा परिवार ऐसे ही टूट जाता है। ये प्रक्रिया सर 90 दिनों तक के रहती है। 90 दिनों तक अगर उसकी बहाली नहीं हो पाती है किसी कारण से, या 90 दिनों तक के उसका जांच खत्म नहीं हो पाता है, तो 90 दिनों के बाद में फिर उसको 75% वेतन देना चालू कर दिया जाता है, ताकि वो आगे पे जांच
चलती रहे और वो कम से कम कर्मचारी थोड़ा शांत रहे। ये सर बहुत ज्यादा कुछ इसमें इफेक्ट नहीं होता, कर्मचारी ही टूटते हैं, जिनको सस्पेंड किया जाता है उनके परिवार वाले टूटते हैं और उनको सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। जांच के नाम पे सर सस्पेंशन कुछ दिन की समझ में आती है, 15 दिन 20 दिन। अब रहती है इनकी बहाली की बात, तो बहाली के लिए तो सर कई बार अधिकारियों के सामने जाके गिड़गिड़ाते हुए देखा है मैंने, रोते हुए देखा है कर्मचारियों को कि सर मेरी क्या गलती थी, बहाल कर दीजिए। उसके बाद भी उनको बहाल नहीं किया जाता। अभी तो मेरे देखते में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी बहाली नहीं हो रही है। मेरे पास बार बार फोन आते हैं कि भैया मेरे को 4 महीना हो गए, 6 महीना हो गए, 8 महीना हो गए, मेरी बहाली नहीं हो रही है। तो और उन कई लोगों के परिवार वाले जाते हैं अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, ये अधिकारी सुनते नहीं है। जांच चल रही है, जांच चल रही है। अभी इनके ऊपर इस मैं बोलता हूं कि अगर ये घटना घटित हुई है तो इसके लिए तो एसपी भी जिम्मेदार होंगे, उनको भी सस्पेंड कर दीजिए। एसपी को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। अगर एसपी जिम्मेदार होंगे तो आईजी को भी सस्पेंड कीजिए, आईजी जिम्मेदार होंगे तो डीजीपी को भी सस्पेंड कीजिए। तो गलती सर हमेशा नीचे लेवल के कर्मचारियों और अधिकारियों की होगी और वाहवाही लेना होगा तो ऊपर से आएगा कि डीजीपी के दिशा निर्देश में हमने ये काम किया, उसमें आईजी का मार्गदर्शन रहा, एसपी का सलाह रहा, उसके बाद एडिशनल एसपी का कार्य क्षेत्र रहा, तब जाकर ये सफलता हासिल की गई और सभी की फोटो आएगी। तो जब वहां पर आप वाहवाही लेने के लिए पहुंच जाते हैं तो फिर यहाँ पर अगर किसी से गलती हुई तो उसकी भी जिम्मेदारी तो आपकी है, यहाँ पर फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अगर पुलिस विभाग के किसी अधिकारी कर्मचारी से गलती होती है तो ये वाहवाही लेने वाली प्रक्रिया खत्म हो जाती है। यहाँ पे सिंगल वही आदमी दोषी हो जाता है जो किया है या जिसके साथ घटना घटित हुई है, और बाकी वाहवाही के टाइम पे आप हमेशा फ्रंट लाइन में खड़े होंगे, मेरी फोटो नहीं आई, मुंह फुला के बैठेंगे कई महीनों तक के, कई अधिकारियों को मैंने देखा है। तो केस में आपको लगता है जी, इस केस में आपको लगता है कि अब अभी तक एफआईआर का ना होना, सबूत सामने हैं, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, ये जो सस्पेंड किए गए हैं क्या ये सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है ताकि उन पुलिसकर्मियों पर दबाव बनाया जाए ताकि वो एफआईआर न कर सकें, मुकदमा ना पंजीकृत करा सके मारपीट का, क्योंकि उनको तो सस्पेंड कर दिया गया, उनको तो ऐसे दिखाया गया अपराधी तो यही है और वो अपराध बोध उनके मन में रहेगा, नौकरी जाने का डर रहेगा कि बिना कारण मतलब मैं तो पिटा, तब तो मेरी नौकरी चली गई, मैं खुद पिटा। कहीं अगर धोखे से नेता के ऊपर कार्यवाही की बात कर दी तो हमारी नौकरी भी जाने का बड़ा खतरा है, मैं तो सीधे जेल पहुंचा दिया जाऊंगा, परिवार सड़क पर आ जाएगा। क्या ये हो सकता है कि ऐसा षड्यंत्र जो है ये जानबूझ करके ऐसा किया गया? क्योंकि एक जो बड़े अधिकारी हैं उनको तो सब मालूम रहता है कि अगर ये तत्काल ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो ये लगता है कि सोची समझी ये साजिश है, उन अधिकारियों को सस्पेंड करना मतलब एक तरह का दबाव हो गया उनके ऊपर, एक तरह का प्रेशर हो गया कि भाई आप पिटे हो, चुप हो जाओ, नौकरी मिल जाएगी 3-4 महीने में, मामला रफा दफा होने दो, लेकिन मुकदमा नहीं करना है आपने, क्योंकि वही तो उसमें जो है जो सस्पेक्ट हैं वो भी तो पेश करने पड़ेंगे ना अदालत के सामने। जी जी बिल्कुल सर, हो सकता है बिल्कुल ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का जो तरीका है, सस्पेंड करने के बाद जो नौकरी जाने का डर होता है पुलिस विभाग में, ज्यादातर आप देखेंगे जो सिपाही से लेके निरीक्षक स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं गरीब परिवार से ही आते हैं या जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं जिनको सिर्फ नौकरी की आवश्यकता होती है। और नहीं, मेरी तो ये आशंका है, हालांकि आपका अनुभव रहा है इन सब चीजों में, आप तो आपके पास जब केस आते हैं, चीजें आती हैं तो आप जानते हैं, आपका लंबा अनुभव है, लेकिन मेरी ये आशंका है और जानने की इच्छा भी, हालांकि इस प्रकार के बहुत कम केसेस और ये चीजें आती हैं जो साल में हम उन चीजों पर बातचीत करते हैं, लेकिन जिस तरह का ये बाला बाकिया आया है, अचानक सस्पेंड कर देना, तो कितने बड़े लेवल का अधिकारी जो पढ़ लिख करके आया है, रात रात भर लौ जलाई है उसने, और शायद जहां पर लोग पहुंचने का केवल सपना तक देखते हैं, और वह अधिकारी वहां जो है ऐसे एग्जाम को पास करके आता है, तो वो अधिकारी अचानक ऐसे कार्यवाही कर देता है जिसके सामने सारा कुछ सब दूध का दूध पानी का पानी है। तो उसको मतलब मालूम था, जैसे कुछ होते हैं ना बच्चे जिनसे कोई सवाल किया जाता है वो कुछ टाइम लगाते हैं उसका जवाब देने में, कुछ को जवाब आता ही ऑलरेडी, उनसे पूछो वो जवाब देने के लिए ही बने होते हैं। तो जिसको जवाब आता है और अगर वो जवाब में भी कुछ थोड़ा टाइम ले रहा है या कुछ इस तरीके से गोल मटोल कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आशंका षड्यंत्र की भी तो हो सकती है कि नहीं ये पहले से सोची समझी साजिश है। हालांकि सब जानते हैं कि अदालत तक न पहुंचेगा, न इसका पर्दाफाश हो पाएगा, लेकिन ऐसे ही ये षड्यंत्र जो है आखिर क्यों किए जाते हैं उन्हीं छोटे मोटे अधिकारियों के साथ में, फिर बार बार वही आता है। ये भी एक षड्यंत्र है दबाव का, लोगों को कैसे झुकाया जाए, जो निडर हैं उनको देखिए वो एकदम वो डर गए, अब नौकरी का उनका खतरा तो सिर पर मरनाने ही लग गया है। जी
जी वही मैं बताया ना सर कि गरीब परिवार के लोग, जमीन से जुड़े हुए लोग आते हैं पुलिस विभाग में नौकरी करने के लिए। इनकी आजीविका का एकमात्र साधन होता है नौकरी, क्योंकि इसके बाहर का ये सोच ही नहीं सकते। जो कर्मचारी हैं वो प्रॉपर, या जो अधिकारी हैं निरीक्षक स्तर तक के, वो नौकरी को ही अपना जीवन मान के चलते हैं और इनका परिवार पूर्ण रूप से इनके ऊपर आश्रित रहता है। तो सीधी सी बात है सर कि सस्पेंड किया गया, सस्पेंड करने के बाद स्पष्ट है कि आप इनके ऊपर दबाव आ गया है। अब ये झुककर ही रहेंगे, ये अपने आप को बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए अब ये झुककर ही काम करेंगे। अधिकारी से कौन लड़े वाला, जो मेरे पिताजी बोलते थे कि अधिकारी ही बहुत सर्वे सर्वा होते हैं, अधिकारी से कौन बहस करेगा, कौन लड़ेगा, उसके पास कलम है, वो सब कुछ लिख देगा, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, जो हमारे पिताजी और उनके दोस्त यार सिखा के गए थे। बस यही कहानी आज भी चल रही है सर, और ये पहले अंग्रेजों के जमाने में भी चलती थी, और आने वाले समय में अगर इस पे सुधार नहीं किया गया तो ये कहानियां चलती रहेंगी। सीधी सी बात है सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कर्मचारियों के ऊपर जो ये दबाव है, अगर इस पे सही निर्णय नहीं लिया गया तो संयुक्त पुलिस परिवार की तरफ से अब मैं खुद अपनी टीम को लेकर, अपनी महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का घेराव करने निकलूंगा। अब मैं भी तो देखूं कि हमारे भी घेराव करने से क्या फर्क पड़ता है और क्या फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, देख लेते हैं हम भी। अब तो करना पड़ेगा ना सर, जब आप हमारे जो मेहनती हैं, जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उन अधिकारी कर्मचारियों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम आपकी भी इज्जत नहीं करेंगे। जहां तक सम्मान देना है हम दे रहे हैं। हमारे कर्मचारियों पे, हमारे अधिकारियों पे आप दबाव बनाएंगे तो हम संयुक्त पुलिस परिवार शांत नहीं रहेंगे। अब तो दबाव का बराबर से दबाव में ही जवाब दिया जाएगा। जो इनको अच्छा लगे करे, जो ना लगे ना करें, लेकिन अब कार्रवाई तो हम भी बीजेपी के नेता के ऊपर करवाएंगे। अब तो हम भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे सर। लड़ाई लड़ने का समय अब जब चालू हो गया है, यहाँ पर तो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव चल रहा है, एक सीट पे विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के प्रत्याशी वहां पर उतरे हुए हैं मैदान में। बीजेपी को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि हमने देखिए कार्रवाई किया और उस नेता को जो गलती किया उसको हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया है और उसके अध्यक्ष पद की जगह में दूसरे अध्यक्ष को बैठा दिया है। ये करे बीजेपी, पॉजिटिव रिजल्ट जाएगा। और नहीं करेगी तो मैं बीजेपी के खिलाफ भी बात करूंगा, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ूंगा, क्योंकि मेरे संयुक्त पुलिस परिवार के सम्मान की बात है ये। मेरे उन मेहनती कर्मचारियों और अधिकारियों की बात है, जहां पर वो दिन रात मेहनत करते हैं। इनके लिए तो सर खड़ा होना ही पड़ेगा। रही बात, अधिकारी हमेशा सत्ता के, जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके नजदीकी रहना चाहते हैं, बड़े जिलों में पोस्टिंग चाहते हैं, रेंज में पोस्टिंग चाहते हैं, तो उसके लिए वो अपनी वाहवाही करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए क्या है सर। और मैं तो ये जानना चाहूंगा कि ये जो थानेदार को, जो पुलिस अधीक्षक महोदय ने सस्पेंड किया है, जहां तक मैंने नियम पढ़ा है उसमें पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड करने का पावर नहीं है निरीक्षक स्तर के अधिकारी को। तो ये भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड किया है या आईजी ने सस्पेंड किया है, क्योंकि आईजी को ही पावर है कि वो निरीक्षक या सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करे। ठीक है, सिपाही हवलदार को पुलिस अधीक्षक सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आईजी क्या टीआई को सस्पेंड किए हैं, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, नियमों को जो ताक पर अधिकारी रखते हैं, अगर वो लोग अदालत तक अगर पहुंच जाते हैं, पहली बात तो बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं नौकरी के चक्कर में। वही वाली बात आती है कि लाख में से एक व्यक्ति ही तो भगत सिंह बन पाता है, और या फिर उज्जवल दीवान, जो फिर करता है इन सब लोगों के लिए यही ऐलान। और बात ये आती है कि ये अधिकारी जिनके मन में कोई डर नहीं है, क्या कारण यही है कि लोग शायद वो दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाते। सर पिछले 2-3 दिनों से मैं एक ही चीज सोच रहा हूं कि जो कर्मचारी माननीय न्यायालय में जाते हैं, केस लड़ते हैं और केस जीत जाते हैं, मैं आपको बताया 90 से लेकर 99% तक के मामलों में कर्मचारी न्यायालय जाता है और न्यायालय से केस जीत के अपनी मूलभूत चीजों को वापस लेता है। ऐसा हुआ है, बहुत कम मामलों में ही कर्मचारी केस हारता है। जहां पर वो 100% गलत होता है उन्हीं मामलों पे ही वो हारता है, नहीं तो कर्मचारियों के साथ ही गलत होता है। माननीय न्यायालय को भी दिखता है, सबूतों के साथ, दस्तावेजों के साथ, सारी चीजों में माननीय न्यायालय उन सब चीजों पे निर्णय लेता है और कर्मचारी के फेवर में ही ज्यादातर मामले आते हैं। अब इस मामले में सर क्या होता है कि कर्मचारी अपने पैसे लगा के माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कर्मचारी के पैसे खर्च होते हैं, लेकिन अधिकारी जो गलत किया होता है उसके लिए सरकारी वकील खड़े होते हैं। समझिएगा बात को सर, कर्मचारी अपने पैसों से अपना प्राइवेट वकील करके माननीय न्यायालय में केस लड़ता है, और जो अधिकारी गलत किया होता है उसके लिए शासन की ओर से सरकारी वकील खड़ा होता है। यदि
फैसला कर्मचारी के फेवर में आता है, तो पूरा जो सरकारी वकील खड़ा होने से लेके जितनी भी रिकवरी है, वो जब तक अधिकारी के जेब से नहीं होगी तब तक के ये चीजें चलती रहेंगी। और मैं तो सर ये बोलता हूं कि जो कर्मचारी माननीय न्यायालयों में जाते हैं, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जाते हैं, वहां पर वो डायरेक्ट नामजद जिनके नाम से अपील लगाते हैं, जिनके नाम से केस लगाते हैं, डीजीपी हो या अन्य कोई अधिकारी हो या और कोई अधिकारी हो, उनके नाम से जब केस लगाया जाता है तो शासन को चाहिए कि इनके लिए वकील ना दे, ये अपना वकील खुद लगाएं जिन अधिकारियों के नामजद लगा हुआ है। और उसके बाद देखिए सिस्टम कितना जल्दी सुधरता है। जब जेब के पैसे जाने शुरू होते हैं ना सर, तो दर्द सबको होता है। कर्मचारी के तो जा ही रहे हैं, उनका तो वकील खड़ा हो ही रहा है। जब ये गलत डिसीजन देने के बाद भी इनका फेवर सरकार लेती है, सरकार के वकील इनके लिए खड़े होते हैं, ये दिक्कत होती है सर। इनको यहाँ पर जो पावर मिलता है, यहाँ पर जो छूट मिलती है, मेरे लिए तो सरकारी वकील जवाब देने के लिए है, तो मैं क्यों करूं। ये जो मामला जो बलौदा बाजार का हुआ है, क्योंकि पार्टियां नेता तो छोड़ सकती हैं, गुंडे नहीं छोड़ सकती हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडों का एनकाउंटर करवाया जा रहा है, पुलिस को फ्री हैंड किया जा रहा है, अधिकारियों को बहुत मान सम्मान भी दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सुधर रहा है। राम राज की जो कल्पना की जा रही थी, मैं भी सोच रहा था, बहुत सारे मेरे पास जो है टिप्पणियां आई कि ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, निर्दोषों को भी प्रॉब्लम होती है। नोटबंदी आई, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हुई, या फिर तमाम जब भी कोई बड़ा कानून, नया कानून बनता है, उससे आम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर उसी पर अध्ययन किया तो ये पता चला कि एक सभ्य समाज की और एक अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए कभी कभी हमको एक युद्ध लड़ना ही पड़ता है। उस युद्ध में हमेशा जो सैनिक हैं वो निर्दोष ही मारे जाते हैं। सामने जो लड़ रहे हैं वो तो राक्षस हैं, लेकिन उनसे जीतने के लिए और एक धर्म की स्थापना करने के लिए, एक अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए कभी कभी हमारे परिवार के बच्चों को अपनी आहुतियां देनी पड़ती हैं, सैनिक के रूप में या फिर समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में। वो भले ही निर्दोष हों, लेकिन अगर हमें अपना भविष्य चाहिए तो हमें उन कानूनों का भी पालन करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें छत्तीसगढ़ को क्या जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को तो ये कहा जाता है कि जब भी कोई सरकार आती है और ऐसे कहती है कि मुझे गोद में दे दो, बस मैं ही मौसी हूं, तो मुझसे ज्यादा कोई जो है खिला नहीं पाएगा और छत्तीसगढ़ मुझसे ज्यादा खुश नहीं हो पाएगा। अगर मुझे छत्तीसगढ़ गोद में आ गया, मेरी गोद में आ गया, तो बस मेरे तो ये समझिए कि आंचल में दूध जो उतर रहा है, जो बंद है, वो गोद में आते ही उतरना शुरू हो जाएगा और ये बालक चुप हो जाएगा। इस तरह का जो प्रयास राजनीति में किया जाता है, हर पार्टी करती है। बहुत सारी जो लोकल स्तर की पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की लोकल पार्टी है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बड़े वर्षों तक शासन किया और बहुत अच्छा भी चलाया, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ की लोकल पार्टियां आखिर क्यों आगे नहीं आ पा रही, इस पर मैं आ रहा था कि छत्तीसगढ़ की लोकल पार्टियां क्यों नहीं आ पा रही हैं। राष्ट्रीय पार्टियां, साउथ में आप जाइए, वहां पर राष्ट्रीय पार्टियों का कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। लोकल पार्टियां हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे राज्यों में लोकल पार्टियां काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा का साथ नहीं दे रही, वो भाजपा का ही हिस्सा भी हैं, एनडीए का घटक दल है, लेकिन वो अपने राज्यों में भाजपा का विस्तार नहीं होने देते। और वहां की पार्टियां ही नहीं, वहां के लोग भी विस्तार नहीं होने देते। वो राष्ट्रीय पार्टियों को नहीं मानते। वो कहते देखिए केंद्र में साहब आपको ही भी रही है, लेकिन हमको यहाँ पर ये वाले साहब चाहिए। हमको आपकी पार्टी की नीतियां केंद्र तक तो समझ में आती हैं, राज्य में नहीं समझ में आती, क्योंकि आप केंद्र वाला जो आप कानून चलाएंगे वो गुंडा राज हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर लोकल पार्टी क्यों नहीं उठ पा रही, वजह क्या है? क्या यही वजह है कि अच्छे राजनेता बाहर फेंक दिए जाते हैं, गुंडों को पार्टियों में लिया जाता है और वो गुंडे अच्छे राजनेताओं को बढ़ने ही नहीं कभी देते हैं? जी सर देखिए, इसके लिए तो छत्तीसगढ़ की जनता ही जिम्मेदार है। मानसिकता ये बना ली है कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा हमको कुछ देखना ही नहीं है। इनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी इनको कुछ दे ही नहीं सकती। बहुत संकुचित मानसिकता है, बहुत छोटी मानसिकता है। इसलिए आज ये लोग जो पिछले 24 साल से जो भुगत रहे हैं, जो इनके मूलभूत अधिकार हैं, आज तक नहीं मिल पाए। क्योंकि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल शासन की, उन्होंने भी बहुत कुछ डेवलप किया, ऐसा नहीं है। उसके बाद कांग्रेस की आई, भूपेश बघेल की सरकार, उसने भी बहुत डेवलपमेंट किया। लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं आज भी अछूते हैं। जो कार्रवाइयां होती हैं, जैसे कि आपने बताया कि
यूपी के स्तर पर कार्रवाइयां होनी चाहिए। बिल्कुल अभी परसों ही एनकाउंटर हुआ है, एक निगरानी बदमाश का एनकाउंटर हुआ, उसमें कई उसके ऊपर मामले दर्ज थे। तो यहाँ पर जब पुलिस का उत्साहवर्धन हो रहा था तो ठीक इसी प्रकार से हर जगह पे होना था। परसों एनकाउंटर होता है, वहां पे पुलिस की वाहवाही होती है और शाम को उसके 2-3 घंटे बाद ही ये घटना घटित हो रही है बलौदा बाजार की। यहाँ पर तो पुलिस की किरकिरी करवा दी है अधिकारियों ने। तो आप सोचिए, देखिए क्या होता है यहाँ पर। इसीलिए क्षेत्रीय दलों का आना बहुत जरूरी है और छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी मानसिकता को बढ़ानी पड़ेगी और दूर की सोचनी पड़ेगी कि क्षेत्रीय दल के लोग इनके लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो कर ही रही है, लेकिन जो आपने बताया कि गुंडा प्रवृत्ति, तो छत्तीसगढ़ में उतना ज्यादा सर गुंडा प्रवृत्ति है नहीं। पिछले कुछ नेताओं को पिछले कुछ सालों में बोला गया कि ये बहुत बड़ा गुंडा है, तो हमने तो देखा कि वो गुंडा चुनाव ही हार जाता है। 3-4 लोगों का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उन्होंने अपनी छवि बनाई थी कि कैसे मेरे बिना ये शहर नहीं चलेगा, मेरे बिना ये क्षेत्र नहीं चलेगा। वैसे लोगों को मैंने चुनाव हारते हुए देखा। तो यहाँ पे गुंडे उतना चलती नहीं है सर। हाँ, थोड़ी सी नक्सल समस्या है और थोड़ी सी और जो चीजों में समस्या है जिस पे काम कर रही है सरकारें, पहले भी की, अभी भी कर रही है और आगे भी करेंगी, चाहे कोई भी सरकार में बैठे। लेकिन जो डेवलपमेंट के लिए जो क्षेत्रीय मानसिकता का होना जरूरी है, क्षेत्रीय जो विचारधारा होती है, वो नहीं यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। इसीलिए जो पब्लिक है वो भाजपा और कांग्रेस के प्रति समर्पित और केंद्रित हो गई है। इनको थोड़ा सा साइड हटकर जो मूलभूत चीजें उसके बारे में सोचेंगे तो शायद अच्छा डेवलपमेंट और हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता या ये पार्टी या वो पार्टी। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये इनकी भी गलतियां हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 36 से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं रजिस्टर्ड, और उन सभी पार्टियों के नेता अपने आप में ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कम नहीं है। सभी आपस में मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते और बहुत सारी चीजें आती हैं। सभी अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं। तो उन लोगों के साथ भी दिक्कत यही है कि वो अपने आप को सीएम और पीएम से कम नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे तो सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को भी उठने के लिए क्षेत्रीय नेताओं की आवश्यकता पड़ेगी। क्षेत्रीय नेता टूटे हुए रहेंगे तो क्षेत्रीय नेताओं का ताकत कहाँ होगा। एक ही क्षेत्र से 36 निर्दलीय या 36 लोकल पार्टियां लड़ेंगी तो नहीं हो सकता ना सर, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस का वर्चस्व बना हुआ है। रही बात जो सही तरीके से कानून व्यवस्था की है, कानून व्यवस्था के लिए तो मैं फिर बोल रहा हूं कि अधिकारी अपने कर्मचारियों की बलि देना बंद करें। जो सच्ची बात है आप उस पर अडिग रहे हैं। आपको बोलने में क्यों डर लग रहा है कि नेताजी आप गलत है? बलौदा बाजार एसपी को स्पष्ट बोलना चाहिए। बलौदा बाजार में अभी जो आपने बात नहीं की है, जो आपने कहा है कि सस्पेंड किया जाए, एक तरफा कार्रवाई की है, ठीक है, लेकिन आपने एक बात अभी तक नहीं की है और मैंने सवाल आपसे पूछा, जो एफआईआर क्यों नहीं हुआ, मुकदमा क्यों पंजीकृत अभी तक नहीं हुआ? जी सर, एफआईआर तो पुलिस की तरफ से होना चाहिए। शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, थाने का वीडियो फुटेज है, थाने में स्पष्ट दिख रहा है वो पूरा दल बल के साथ आ रहे हैं, अपने आप को गुंडा बता रहे हैं वो बीजेपी के नेता वहां के। हाँ ठीक है, ये होना चाहिए, ये पुलिस के बयान के आधार पर। लेकिन जिस तरह से सस्पेंड किया है, जिस तरह एक केवल एक बयान पर सस्पेंड कर दिया गया पुलिस कर्मियों को, तो ऐसे में तो पीड़ित वो सामने वाला व्यक्ति हो गया। अब तो एफआईआर पुलिस की तरफ से कहाँ बन रही है? सर मैं वही तो एसपी साहब गलत अपने आप को न साबित कर लें, खुद के पहले अधिकारियों को बलि चढ़ा दिया और फिर खुद की वर्दी तो खतरे में नहीं डालेंगे। अब तो न चाहते हुए भी शायद उधर से एफआईआर करवा दें। जी मैं एक उदाहरण देता हूं सर जी। एक नेता आया बलौदा बाजार में, मोनू वर्मा, और उसने बोला कि फलाने थानेदार और इतने सिपाहियों ने मेरे साथ मारपीट की, उनको सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है सर, मैं मान लिया बहुत अच्छी शासन व्यवस्था चल रही है बीजेपी की, बहुत अच्छा हुआ। सेम चीज बलरामपुर में हुआ, एक लड़का मरा, कस्टोडियल डेथ हुई। वहां पर उसके पिताजी ने बोला, लड़के के पिताजी ने, कि एसपी ने मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ मारपीट की। एसपी अभी तक सस्पेंड नहीं हुए, वो वहीं के वहीं बने हुए हैं। सर बात को समझिएगा, एकदम क्लियर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अधिकारी कुछ भी करे, होती सर जांच बाद में। बलरामपुर के एसपी को भी सस्पेंड करना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? तो क्या हमारे पास देश में, जी अब इस पर भी आ जाते हैं, क्या हमारे देश में आईएएस आईपीएस की संख्या कम हो गई है क्या, कि नहीं इनको बनाए रखना बहुत जरूरी है? अगर ये वाले हट गए तो ये काम ही नहीं हो पाएगा, बलौदा बाजार ही बंद हो जाएगा। किसी के रहने और नहीं रहने,
किसी के रहने और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर अब कई नए और आईपीएस साफ और अधिकारी कानूनी आए, बन कई जाने चाहिए। आईएएस अधिकारी आए। नहीं, लेकिन अब नए और साफ कानून बन जाने चाहिए कि अगर आईएएस, आईपीएस अगर 1 से 3 बार या 10 बार अगर दोषी पाया जाता है, एक सीमा एक तय कर दी जाए। कितनी बार अगर दोषी पाया जाता है ऐसे मामलों में, तो उसको बिल्कुल वहाँ से उसकी सेवा ही बर्खास्त कर दी जाएगी। कल को आप लगाइए सर जाकर के झाड़ू। इनको दोषी करार देगा कौन? यही तो खुद ही सिस्टम में बैठे हुए हैं, यही पेन चलाते हैं, यही अपनी जांच करवाते हैं, इनकी पूरी टीम काम करती है। आईएएस अधिकारी का आईएएस अधिकारी जांच करेगा, आईपीएस अधिकारी का आईपीएस अधिकारी जांच करेगा। उसमें तो इनको क्लीन चिट दे दिया जाता है, आपस में इनके ही साथ वाले होते हैं, जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं, सब अपने लोगों को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। तो जा सकती है बहुत सारी चीजें अगर पब्लिक से राजनीति जांच अगर करवाएं ना सर, पब्लिक से जी। जांच करवाएं, तब समझ में आएगा। जी। दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से जांच करवाएं, तब समझ में आएगा। क्योंकि जांच तो बाधित इनको सस्पेंड करके साइड करना चाहिए, जिनको उनके तो होते नहीं है। इनकी पूरी टीम काम करती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और नीचे के लेवल के कर्मचारी आपस में टूटे हुए, इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। इसीलिए तो मेरे को संयुक्त पुलिस परिवार बनाना पड़ गया, क्योंकि थोड़ा समय और, लेकिन इनकी आवाज भी तो उठाऊंगा, उठाते आ रहा हूं पिछले कुछ सालों से। आने वाले समय में और मजबूती से संयुक्त पुलिस परिवार के लोग अपनी आवाज उठाएंगे। मैं नहीं रहूंगा तो कोई दूसरा आएगा, वो उठाएगा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम तैयार करके जाऊंगा कि किसी भी कर्मचारी के साथ बाद में भविष्य में कोई गलत करने की ना सोचे। हाँ, जो गलत है सर, हम उसके खिलाफ है। हमने बोला जहां पे गलत है उसके लिए हम हमेशा आवाज उठाते हैं। जहां पुलिस गलत है वहां पर भी मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां पे पुलिस सही है वहां पर तो सहयोग कीजिए। आप अपने कर्मचारियों को उठा के सस्पेंड कर देते हैं। ये तो गलत कार्रवाई हुई है। इस पे तो मैं बोलता हूँ एसपी के ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जांच के नाम पे क्या जांच कर रहे हैं वहां पे? ऐसे 15 मिनट में आपको क्या मिल गया? आधे घंटे 1 घंटे में आपको ऐसा कौन सा सबूत मिल गया कि आपके ये कर्मचारी गलत है? जी। तो हमारे साथ में उज्जवल दीवान साहब थे, जो आजाद जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संयोजक हैं पुलिस संयुक्त परिवार के। और उन्होंने जो बलौदा बाजार की जो घटना हुई है उसमें एफआईआर की मांग या फिर वो बर्खास्त होने की मांग की, मनोज वर्मा पर भी भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाइयां, ताकि कम से कम सामने वाला पक्ष भी ये महसूस कर सके कि हमारे साथ न्याय हुआ है। और हमें सस्पेंड किया गया है तो सामने वाले को भी हटाया गया है पार्टी से। तो ये है ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। तो यहाँ पर अगर अधिकारी और राजनेता मिलकर के काम करते हैं तो मुझे लगता है कि एक आम आदमी आज के दौर में 21वीं सदी में भी अगर न्याय ना पाए तो फिर इसे क्या कहेंगे? कि केवल सुप्रीम कोर्ट में आंखों से पट्टियां हटा देने से न्याय की देवी अब न्याय देने लग जाएंगी। तलवार की जगह संविधान पकड़ा देने से या न्याय की देवी न्याय देने लग जाएंगे? उसके लिए हमें आपको न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो अपने पदों पर हैं और पदों पर रहते हुए हम सही काम नहीं कर पाते, हम अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर पाते। अधिकारियों को से भी ये टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। आप अंग्रेजों के दौर में नहीं जी रहे। भगत सिंह ने आज के दिन के लिए आपको आज़ादी नहीं दिलवाई थी, इसलिए दिलवाई थी कि आप भारतीयों के लिए काम करें, अपराधियों के लिए नहीं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर।